एक महीने बाद गोविंद फिर अपने पुराने ढर्रे पर आ गया। गोविंद फिर अपने उन्हीं लफंगे दोस्तों के साथ अय्याशी करने लगा। अब वो पहले से और ज्यादा बेखौफ और वहशी हो चुका था। मेरे पिताजी ने उन आदिवासियों से सुरक्षा के लिए उसे एक बंदूक भी मुहैया करवा दी थी। लेकिन उन लोगों से कोई कैसे बच सकता है, सदियों से जिनका पेशा ही शिकार करना रहा हो। चुपके से एक तीर आया और गोविंद की गर्दन उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गई। आदिवासियों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। गोविंद के दोस्तों ने भागने की कोशिश की, मगर आदिवासी महिलाओं ने उनको पकड़कर उनका काम तमाम कर दिया। मेरे पिताजी अपने भाई की मौत की खबर सुनकर बुरी तरह बौखला गए। उन्होंने आदिवासियों को तुरंत सबक सिखाने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने पिताजी के अहंकार और सम्मान को चोट पहुंचाई थी। फिर पिताजी थेवर समाज को इकट्ठा करके कोड़ा आदिवासियों के घरों को जलाने के लिए निकल पड़े। पिताजी जिद्दी थे तो आदिवासी भी अड़ियल थे। उनके पास तीर कमान थे और हमारे पास बंदूकें। आदिवासियों के तेवर देखकर लग रहा था कि आज वो भी करो या मरो का इरादा लेकर आए थे। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला ढधक रही थी। हमारी बंदूकों को देखकर उनको जरा सा भी डर नहीं लगा। उस विकट परिस्थिति में मैंने बीच बचाव करने का प्रयास किया। मुझे नहीं पता था कि वो मानेंगे कि नहीं, लेकिन मैंने हिम्मत करके दोनों पक्षों को समझाने का बीड़ा उठाया। देखिए, हम लोग खून खराबा नहीं चाहते। इस मसले को बातचीत के जरिए भी सुलझाया जा सकता है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। गोविंद चाचा ने आपकी बहन के साथ अन्याय किया। बदले में आपने गोविंद चाचा को मार दिया। जैसे को तैसा मिल गया। अब लड़ाई किस बात की? जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। कट्टियल में अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। थेवर और कोड़ा मिलकर सबकी तरक्की के लिए काम करेंगे। सांप के गुजर जाने पर लकीर पीटने से क्या फायदा? 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्ष शांत हो गए। वो समझ गए कि लड़ाई झगड़े से दोनों पक्षों का नुकसान होगा। अपनी आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के बारे में सोचते हुए हमारे बीच समझौता हो गया कि जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे से हम लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन पिताजी का मन अब भी बेचैन था। पिताजी को लगता था कि ये उनके मुंह पर एक तमाचा है। नीच जात के कोड़ा आदिवासियों से समझौता करके उनके अभिमान को भयंकर ठेस लगी थी। उनके लिए कोड़ा सिर्फ नाली के गंदे कीड़े थे, जिनको सर उठाकर जीने का कोई अधिकार नहीं था। शायद किस्मत पिताजी के साथ थी। पिताजी को अपना बदला लेने का एक सुनहरा मौका हाथ लग गया। कुछ महीनों बाद सरकारी कर्मचारियों का एक दल कुछ वकीलों के साथ हमारे गांव आया। दुर्भाग्य से मैं उस वक्त मद्रास में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चला गया था और मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। उनको एक बहुत अच्छी खबर मिलने वाली थी। मिस्टर थेवर, जैसा कि आपको पता है कि इस गांव में खेती लायक जमीन ज्यादा तो है नहीं और आपकी कोयले की खान भी लगभग खाली होने की कगार पर है। कुछ दिन बाद यहाँ कटरियल की झुग्गी झोपड़ियों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप भी बैंक के कर्ज में गले तक डूब चुके हैं। खैर, मुद्दे की बात यह है कि सरकार से जुड़ी एक कंपनी इस 700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है, ताकि सरकार के साथ साथ आपका भी विकास हो। हमको उनको वहां से हटाना होगा। आप समझ रहे हैं ना? उसी जगह क्यों? यहां तो बहुत जमीन है। अगर आप ये संभव नहीं है, क्योंकि हम यहां केमिकल फैक्ट्री लगाएंगे। उसमें जो कचरा निकलेगा उसे भी यहां दबाया जाएगा, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए इस तरह की फैक्ट्री रिहायशी इलाकों से दूर लगाई जाती है। इसीलिए ये इलाका खाली कराना ही होगा। सोच लीजिए, ऐसा सुनहरा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। एक ना एक दिन आपको ये जगह छोड़कर जाना ही होगा, तो फिर अब क्यों नहीं? इसके एवज में आपको एक मोटी रकम भी मिलेगी। आपका मतलब हमें भी जाना होगा? जी, आपको और कोड़ा आदिवासियों को अल्पसंख्यक विभाग की ओर से इस जमीन का बराबर मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद पिताजी सोच में डूब गए। अगर उन्होंने जाने से मना कर दिया तो? भू मंत्रालय ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप उनके भरोसे पर खरे उतरिए। हमने आपको अपना ऑफर दे दिया है, आगे आपकी मर्जी। हम 6 महीने बाद काम शुरू कर देंगे। अगर कोई कट्टियल में रहता है तो उसकी जिम्मेदारी ना सरकार की होगी ना कंपनी की। अब आपको क्या करना है सोच लीजिए। गुड बाय मिस्टर थेवर।
2 दिन बाद पिताजी ने एक जरूरी ऐलान करने के लिए एक बहुत बड़ी पंचायत बुलाई, जिसमें सभी थेवर और कोड़ा लोग शामिल हुए। यह कट्टियल के अंत की शुरुआत थी। भाइयों और बहनों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जानता हूं, उस शर्मनाक घटना के बाद कोई भी थेवर समुदाय का व्यक्ति कोड़ा समुदाय के व्यक्ति से आंख नहीं मिला पा रहा है। भले ही आप लोगों ने हमको माफ कर दिया है, मगर हम खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। मैं सालों से आप लोगों पर एक मालिक की तरह हुक्म चलाता आ रहा हूं। आप लोगों को खुद से नीचा मानता रहा हूं। जात पात के ढकोसले के नशे में चूर होकर मैंने कई बार आप लोगों के साथ अन्याय किया है, लेकिन उस घटना के बाद मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हट चुका है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। हम सबको अपने कर्मों का हिसाब एक ना एक दिन देना पड़ेगा। मेरा मानना है कि यह जमीन हम थेवरों की नहीं, बल्कि आप कोड़ा आदिवासियों की है। हमारे पूर्वजों ने आपकी जमीन पर कब्जा किया और आपको गुलामों की तरह जीने को मजबूर किया। आज आपके पास खुद की जमीनें नहीं है, जबकि कट्टियल आपकी विरासत है। आज मैं कट्टियल को उसके असली हकदारों मतलब कोड़ा आदिवासियों के सुपुर्द करता हूं। आज और अभी इसी वक्त से थेवरों द्वारा कब्जाई गई एक एक इंच जमीन आपकी है। कोड़ा आदिवासियों की, इस जमीन के असली मालिकों की। भू मंत्रालय से आपकी जमीनों को आपके नाम करने की सारी कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। ये जमीन आज से आपकी है, हमेशा के लिए। बस आपको अपना अंगूठा इन कागजों पर लगाना है और ये जमीन आपकी। फिर उन अनपढ़ और भोले भाले आदिवासियों ने पिताजी की बातों में आकर अपने अंगूठे का निशान उन सरकारी कागजातों पर लगाने लगे, ये सोचकर कि अब उनके पूर्वजों की जमीन कट्टियल उनकी हो जाएगी। जबकि सच ये था कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी दे मारी थी। वो कागजात जमीन के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के नहीं, बल्कि कट्टियल को टाइम कंपनी को बेचने के थे, जिसके लिए मेरे पिताजी ने ये सब नाटक रचा था। उन कागजातों पर अंगूठा लगाकर कोड़ा आदिवासियों ने अपनी जमीन का मालिकाना हक नवा मलाई के मुखिया मतलब मेरे पिताजी सैराज थेवर को दे दिया था, जिसका उनको पता भी नहीं था। कोड़ा आदिवासियों को लगता था कि अब अपनी जमीनें पाकर वो एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे, जबकि मेरे पिताजी और उनके मुट्ठी भर साथी ये सोचकर खुश हो रहे थे कि अब वो जल्द ही इतने अमीर हो जाएंगे जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। इसका सबसे बुरा पहलू यह था कि कोड़ा आदिवासियों के साथ जो नाइंसाफी की गई थी और जो मानसिक प्रताड़ना उनको मिलने वाली थी, उससे वो एकदम बेखबर थे। हमका माफी दई दो मालिक, हम आपके भाई की हत्या किए। आप कूनो इंसान नहीं हो, आप तो साक्षात भगवान हो। आप हमको इतना कुछ दे दिए कि हम लोग कबहू आपका कर्ज न चुका पाएब। हम जीवन भर आपके नौकर ही रहब। मालिक, ऐसा मत बोलो मेरे दोस्त। ये गांव तुम्हारा है, तुम इस जमीन के असली वारिस हो। जाओ और अपनी जमीन पर खेती करो और अपना जीवन सुखी बनाओ। कट्टियल अब तुम्हारी संपत्ति है और आप मालिक है। तुमने सारी जमीन तो हम लोगों का दे दी। अब आप लोग कहां जाए हो? तुम हम लोगों की फिक्र मत करो। मेरे और मेरे लोगों के पास दूसरी जगह जमीन है जो हमारे लिए काफी है। तुम अपने लोगों की चिंता करो। हमारे बीच जो कुछ भी मतभेद हुआ था, हो सके तो उसके लिए हमें माफ कर देना। धन्यवाद मालिक। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी कट्टियल और कोड़ा लोगन के परिवार का हिस्सा हमेशा रही हैं। धन्यवाद। आप वहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी से गंगा जल डालिए। शिव शिव, मैंने उस अछूत को छू कैसे लिया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बापू, मैं जब तक कॉलेज से वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उस समय बिल्कुल असहाय था। पिताजी ने मुझसे कहा कि अगर मैंने ये बात कोड़ा लोगों को बताई तो उनके और हमारे बीच लड़ाई होगी, जिसमें नुकसान दोनों पक्षों का होगा। उनकी बात सुनकर मैं डर गया और चाहकर भी कुछ ना कर सका। शुरुआत के कुछ महीने तो सब कुछ ठीक रहा। कोड़ा आदिवासी अपनी जमीनें पाकर बहुत खुश और संतुष्ट थे, लेकिन उनकी ये खुशी बस कुछ ही समय की मेहमान थी। जब केमिकल फैक्ट्री बननी शुरू हुई तो कोड़ा आदिवासियों को उसमें मजदूरी करने के लिए लगाया गया। इससे उनको अतिरिक्त आमदनी होने लगी, जिससे वो फूले नहीं समा रहे थे। और जब टाइम कंपनी की मशीनें हाईवे से कट्टियल को जोड़ती हुई सड़क बनाने के लिए वहां आई तो उन्होंने सोचा कि अब यहां सरकार द्वारा विकास का कार्य किया जा रहा है। उनको जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि उल्टा वो खुश हो रहे थे।
वास्तव में उन्होंने कोड़ाओं को मजदूरों के रूप में नियोजित किया और कुछ अतिरिक्त आय के लिए निःशंकित आदिवासियों को एकत्रित किया। टाइसेम ने उनको सस्ते में ड्रग सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे वो लोग और भी खुश हुए। पूंजीवाद की अवधारणा के आधार पर उनके दिमाग को इस तरह काबू में कर लिया कि वो कोई सवाल ना उठा सके, जबकि हकीकत ये थी कि वो आदिवासी अपनी ही कब्र खोद रहे थे। कुछ समझदार आदिवासियों ने उनको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने उनकी एक ना सुनी और ड्रग्स के नशे में धुत होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का सारा इंतजाम वो खुद करते रहे। लेकिन एक दिन जब उनको फैक्ट्री के बाहर वो बोर्ड दिखा तो उनकी आंखें खुल गईं। फैक्ट्री अब बनकर तैयार थी और अब मजदूरों की जरूरत खत्म हो चुकी थी। अब जिनकी जरूरत थी वो थे प्रशिक्षण पाए हुए मजदूर, जो कोड़ा आदिवासी तो कतई नहीं हो सकते थे। कट्टियल में आत्महत्या करने की एक लहर सी चल पड़ी। आय के स्रोत का एकदम से खत्म हो जाने और ड्रग्स के अचानक ना मिलने से कट्टियल के युवक तड़पने लगे। इस छटपटाहट को खत्म करने के लिए उन्होंने चुना एक आसान रास्ता, आत्महत्या का रास्ता। अधिकतर कोड़ा युवक इस कुचक्र में आत्महत्या की चक्की में पिस गए। टाइसेम केमिकल बनाने के साथ और भी कई काम कर रही थी। अफवाह तो यहां तक थी कि वो सरकार के आदेश पर आर्मी के लिए खतरनाक केमिकल हथियार बना रही थी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कचरे को जमीन और नदी के हवाले कर दिया गया, जिससे वो जगह रहने लायक नहीं रही। केमिकल वेस्ट के कारण वहां की रही सही जमीन भी बंजर हो गई और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। जीवन का संकट उत्पन्न हो गया। चारों तरफ थी तो बस भूखमरी, बीमारी और म्यूटेशन। ये सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं था। उस साल जो भी बच्चा पैदा हुआ वो या तो मरा हुआ था या असामान्य। इस भयानक महामारी ने सिर्फ नवजात शिशुओं को ही अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि बुजुर्ग, जवान और बच्चे भी इसकी चपेट में आ गए। यह महामारी आग की तरह फैल गई। कोड़ा आदिवासी बिल्कुल असहाय थे। मीलों तक कोई सरकारी अस्पताल नहीं था जहां वो अपना इलाज करवा सके। यह उनके लिए सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई, क्योंकि इलाज करने के उनके सारे पारंपरिक तरीके असफल हो चुके थे। आज उनको आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सख्त जरूरत थी, मगर बदकिस्मती से कट्टियल में वो उपलब्ध नहीं थी। एक हफ्ते के अंदर कट्टियल के सारे छोटे बच्चे इस महामारी की भेंट चढ़ चुके थे। कट्टियल का कोई परिवार ऐसा नहीं था जिसके घर का चिराग रोशन हो। आखिरकार उन लोगों ने इस समस्या की जड़ को ढूंढ ही निकाला और उस तरफ चल भी पड़े। कोड़ा आदिवासियों का अब एक ही लक्ष्य था, फैक्ट्री को बंद करवाना। उनके अहिंसात्मक प्रदर्शन का जवाब उनको बंदूकों से मिला। कोड़ा आदिवासियों की जनसंख्या अब बहुत कम हो चुकी थी, मगर उनकी हिम्मत अब भी उनके साथ थी। कोड़ा आदिवासियों ने ठान लिया था कि वो मर जाएंगे, लेकिन अपना सत्याग्रह नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार टाइसेम के बड़े अधिकारियों को उनके आंदोलन के आगे झुकना ही पड़ा और तब वो गुप्त रहस्य प्रकट हो गया। टाइसेम के आला अफसरों ने वो पेपर दिखाए जिसमें कट्टियल की जमीन को नवामलाई की जमीन के बदले में टाइसेम को सौंप दिया गया था, जिस पर सभी कोड़ा आदिवासियों के अंगूठों के निशान मौजूद थे। कानूनन अब कट्टियल का मालिक टाइसेम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज था। उनको बताया गया कि टाइसेम ने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया। कोड़ा आदिवासियों ने कहा कि इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। टाइसेम के अधिकारी ने उनको ये साफ कर दिया कि अब ये जमीन उनकी नहीं रही। उनको इसकी जानकारी नहीं दी, ये बहुत बुरा हुआ। अगर उनको पहले आगाह कर दिया जाता तो इतनी मासूम जिंदगियां ना तबाह होती। उनके बच्चे ऐसी भयानक मौत से बच जाते। उनको जो पता लगा था जहर की तरह कड़वा था, मगर सच था। ये हमारी गलती नहीं कि तुम लोग अनपढ़ हो। ये निषेध इलाका है और सरकार द्वारा हमको अनुमति मिली है कि जो भी इस इलाके में गैर कानूनी रूप से घुसपैठ करने की कोशिश करे उसे गोली मार दी जाए। तुम्हारे हिस्से की जमीन नवामलाई में है, वहां जाओ। सच्चाई जानकर कोड़ा आदिवासी वहां एक पल भी ना रुके। अपने मुखिया के साथ निकल पड़े अपने हक के लिए। बीमार और कमजोर वो आदिवासी बढ़ते जा रहे थे अपनी उस जमीन के लिए जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ सहा था। उनकी मंजिल थी नवामलाई। उनके शरीर कमजोर थे मगर हौसले बुलंद थे। जल्द ही उनकी मंजिल उनकी आंखों के सामने थी, मगर उस पर भी किसी का कब्जा हो चुका था। इस बार पिताजी ने पूरी तैयारी कर ली थी। सरकार से मिली रकम का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने हथियारों की खरीद पर लगा दिया था।
इस दिन के लिए वो पहले ही कमर कस चुके थे। आज सभी थेवरों के पास हथियार थे। उनको पता था कि एक दिन कोड़ा आदिवासी अपना हक मांगने जरूर आएंगे और आज वो दिन आ चुका था। लेकिन उनका असली हथियार था वो कागजों का पुलिंदा, जिस पर कोड़ा आदिवासियों ने दोबारा अंगूठा लगाकर नवा मलाई की जमीन को थेवरों के सुपुर्द कर दिया था। मतलब कानूनन अब वो बेघर हो चुके थे। कोड़ा जो प्रकृति की गोद में रहते थे, वो इस नई दुनिया से बेखबर थे जो कागजों पर चलती थी। उनके लिए वचन से बड़ा कोई कानून नहीं था। जिस कानून को वो पीढ़ियों से मानते आए थे, कागजात जिन्होंने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था, वो कागजात जिनमें उनके अस्तित्व को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। कौन था दोषी? भगवान, सरकार या थेवर? कोड़ा, मिट्टी के पुत्र, प्रकृति के बच्चे कागजों द्वारा शासित इस नई दुनिया को नहीं समझ सकते। सफेद कागज पर लिखे उन शब्दों ने उनका भाग्य तय कर दिया। मैंने कोशिश की, बापू, टीले के पास वाली जो बंजर जमीन है वो हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन मैं बहुत कमजोर था। मेरे अत्याचारी पिता के सामने मेरी कोई संभावना नहीं थी। वो अब घर के रहे थे ना घाट के। अपने बाप को सिखाता है गधे, इसीलिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया था। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। निर्लज्ज, इन सुअरों ने तेरे सगे चाचा, तेरे अपने खून का खून किया है। और एक जोरदार तमाचे से मुझे दिन में तारे दिखाई देने लगे। अब तुम्हारा इस जगह से कोई रिश्ता नहीं है। चले जाओ और फिर कभी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। ओए, हम लोग यहाँ की माटी में जन्म लिए हैं और ये माटी हमार माँ है। हमका ये माटी से रिश्ता जोड़े खातिर कोनो कागज की जरूरत नहीं है, समझे? बहुत पढ़ा लिखा है ना तू? लानत है तुम्हारी पढ़ाई पे। वो माटी जो तुमको खाने को अनाज दी, वो माटी जिसकी खान से कोयला निकाल के तुम अपनी तिजोरी भरे, वो माटी जिसकी बदौलत आज तुम्हारी ई शानो शौकत है, तुम वही माटी का सौदा कर दिए। जमीन मां समान होयत है, तुम अपनी मां को बेच दिए। आंख थू, याद रखियो थेवर, एक दिन यही माटी तुमसे बदला ले। हम गरीबन की हाय लगी है तुमका। तुम जो गुनाह किए हो उसकी सजा तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भुगती है। जंगल की देवी का श्राप लगी है थेवर, इसकी कीमत तुमरे खून से वसूल हुई। वो आखिरी बार था जब हमने कोड़ा आदिवासियों को देखा था। आप लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके बाद उनका क्या हुआ। हमने सुना कि वो सालों तक टाइसेम के खिलाफ अपना प्रदर्शन करते रहे, मगर कोई उनकी मदद को आगे नहीं आया। ना ही सरकार, ना मीडिया और ना ही कोई गैर सरकारी संगठन। उन्होंने कई बार उग्र प्रदर्शन भी करने की कोशिश की। कई बार टाइसेम फैक्ट्री को जलाने और तोड़-फोड़ करने का भी प्रयास किया, मगर वो इसमें सफल नहीं हो पाए। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि उनकी बीमारी अब उनके लिए वरदान बन गई थी। अब वो उस जहरीले वातावरण में अपने आप को पूरी तरह ढाल चुके थे। कुदरत का इंसाफ दुनिया से अलग है, जिससे कोई नहीं बच सकता। 2014 में जब सुनामी आई तो सब कुछ तबाह हो गया। केमिकल फैक्ट्री उसमें डूब गई और कोड़क आदिवासी भी शायद उसमें बह गए होंगे, क्योंकि उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। उनका अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। वो मर गए, लेकिन उनको जमीन ना नसीब हुई। कुदरत ने उनकी जल समाधि बना दी और उसके बाद लोगों ने इस इलाके को भूतिया और श्रापित कहना शुरू कर दिया। लोगों के मुताबिक यहां अब भी उनकी रूहें भटकती है, जो नवा मलाई के हर थेवर से इंतकाम लेना चाहती है। उसके बाद से इस रास्ते को कोई नहीं गुजरता है। कुछ लोग कहते हैं कि कट्टी यल से चीखने चिल्लाने और घंटियों की आवाजें सुनाई देती है, जैसे उनकी रूहें आज भी यहां रहती हो। मगर किसी ने इसकी जांच पड़ताल करने की हिम्मत नहीं की। इधर मैंने इसी तरफ उनको छोड़ा था। यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा डॉक्टर सुब्रमण्यम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मैं तुमको और परेशान नहीं करना चाहता, मगर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि हम सोच रहे थे। बदले की आग में जलती कट्टियल की उन रूहों ने। चुप रहो, बेवकूफ कहीं के। सॉरी बेटा, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। जो पता है वो सुनी सुनाई बातें हैं। मैंने अपनी बेटी, दामाद को खोया, जो कि मेरे पिताजी के गुनाहों का फल है। लेकिन कोई बेगुनाह क्यों? नहीं, चलो हम सुबह आकर उनको ढूंढते हैं। इस वक्त यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। जरा रुकिए, वो देखिए शीशा, मेरी कार का टूटा हुआ शीशा। ठीक कहा, यह शीशा कार का ही है। ये बुलेट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत है।
पिछले कुछ सालों में ऐसे ही शीशे कार में लगाए जाते हैं, जिनको तोड़ना आसान नहीं होता। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने रेंज रोवर कार का नया मॉडल लिया था। इसके शीशे को तोड़ पाना नामुमकिन है जब तक कि इस पर बुलडोजर ना चढ़ा दिया जाए। मेरी कार इतनी भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई थी। कोई भूत प्रेत शीशे को क्यों तोड़ेगा? वो बिना कांच तोड़े भी उसमें जा सकता है। किसी ने मेरी बीवी और बेटी को किडनैप कर लिया है और मेरी कार भी ले गया। लगता है वो तुम्हारी कार को तराई की तरफ ले गया है। टायरों के निशान ताजा है, यानी कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, वरना बारिश में ये निशान कब के मिट जाते। वो तुम्हारे परिवार को अभी ज्यादा दूर नहीं ले गया होगा। मुझे लगता है वो यहीं कहीं पास में ही छुपा होगा। जल्दी कीजिए, उनको ढूंढते हैं। कट्टियल में रात के वक्त हमें एक बार ठंडे दिमाग से ये सोचने समझने का वक्त नहीं है। जो कोई भी डॉक्टर सुब्रमण्यम के परिवार को ले गया है, वो जिंदा नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भूत प्रेत हो या हैवान। आज ये कहानी खत्म कर दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मगर डॉक्टर के परिवार पर आंच नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है। मुझे डॉक्टर सुब्रमण्यम को उसके परिवार से मिलाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये पकड़ो। तो अब आगे बढ़े? बिल्कुल, चलो। 1 मिनट रुकिए। नरक के दरवाजे में घुसने से पहले हम सब साथ मिलकर इसे खत्म करते हैं। बहुत बढ़िया, तुम तो एक घूंट में ही पी गए। बेटा, मैंने आज पहली बार पी है। कुछ चीजें जिंदगी में कभी ना कभी पहली बार करनी पड़ती हैं। बस खत्म हो गई, मजा आ गया। इस जगह कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने बताया था ना, ये पूरी जगह श्रापित और जहरीली है। आखिर टाइसेम का असली काम क्या था? ये तो म्यूटेशन के लक्षण है। यहाँ पर रेडिएशन बहुत अधिक मात्रा में रहा होगा, जिसको बाढ़ के पानी ने इस पूरे इलाके में पूरी तरह फैला दिया होगा। ये एक बुरे सपने के जैसा है। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से रेडिएशन की चपेट में आ चुका है। हमें होशियार रहना होगा। यहाँ कोई कैसे रह सकता है? सही कहा। इसीलिए कोड़ा आदिवासी यहाँ से चले गए होंगे, या वो यही रुके होंगे तो एक भयानक मौत मर गए होंगे। खैर, किसे परवाह है। उधर देखो, उस खंडहर से रोशनी आती दिखाई दे रही है। वो तो मेरे पिताजी की हवेली के खंडहर हैं। वो रोशनी उसी के अंदर से आ रही है। मुझे लगता है कुछ रूहें आज भी हवेली में भटक रही हैं। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। वहां मेरी बीवी और बच्ची हो सकती है। ये सब क्या है पता नहीं, लेकिन ये सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये शायद कोड़ा आदिवासियों की देवी है, जिसकी वो पूजा करते थे। लेकिन इसको इस तरह यहाँ पर टांगना मेरी समझ से परे है। क्या कोड़ा लोग आज भी यहाँ रह रहे हैं? चलो देखते हैं। उफ, ये बदबू! हे भगवान, ये सब क्या है? कितना घृणित है। इनमें से कुछ हड्डियां इंसानों की भी हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने बताया था, मैं एक डॉक्टर हूं। अब और भी कुछ देखना बाकी रह गया है क्या? ये लोग कौन थे? कोड़ा? हम बाद में इसकी जांच पड़ताल करेंगे। ये बदबू तो और तेज होती जा रही है। ये हड्डियां तो बहुत पुरानी लगती हैं। इनसे बदबू आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मामला और भी पेचीदा। अरे रे, ये क्या? दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब ठीक है? संभालो अपने आप को। मुझे खतरे का आभास हो रहा है। अपनी आंखें और कान खुले रखना। हम लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये कौन है? इंसान है या हैवान? जो भी हैं, ये बहुत कमजोर हैं, जिनसे निपटना मुश्किल नहीं होगा। क्यों बे? मिस्र की मम्मी बनकर हमको डराना चाहता है। साले, मरियल, बुड्ढे, ये लोग किसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। प्लीज इनको मत मारो। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इनकी जरूरत है।